कि ये ईडी और सीबीआई और आईटी ये नीरव मोदी के खिलाफ क्या कर रही है, ये मेहुल चौकसी के खिलाफ क्या कर रही है, ये येदुरप्पा के खिलाफ क्या कर रही है, ये व्यापम घोटाले में क्या कर रही है। इसीलिए समझ रहे हो 1700 रेड मारे हैं ईडी ने 9 साल के अंदर, और उठा के उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सिर्फ 9 मामलों में कन्विक्शन हुआ है। 0.04% कन्विक्शन रेट है ईडी का। आप बताइए, ऐसी संस्था पे जो 8-8 साल एक मामले के निपटारे में लगा दे, उसके किसी भी कार्रवाई पे हम सवाल नहीं उठा सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि ईडी जो है वो पॉलिटिकल टूल है, सरकार इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है, मैं तो बता रहा हूं आपको कि इस्तेमाल कर रही है। इनके नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं ये? ईडी में, सीबीआई में जितने भी मामले चल रहे हैं, उनके पेंडिंग केसेस की रिपोर्ट मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी ने खुद जाके बताया कि ये मामले हमारे पास पेंडिंग है। उसमें क्या क्या कार्रवाई करते हैं आप? एक प्रोग्राम में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा, मेहुल भाई और वो मेहुल चौकसी, वो नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठे हुए हमें चिढ़ा रहे हैं। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के चला गया। ललित मोदी 2800 करोड़ लूट के चला गया। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लूट के चला गया। और इनके सबके दूर दूर के कनेक्शन आप देखेंगे और किस तरीके से ये भगाए गए। आप बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, और सुनिए बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, उनकी बाइट चलाता हूं मैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्मृति ईरानी को सुनते हैं। केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? गद्दार हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अब भाजपाइयों की क्या बात कर रहे हैं? इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सुमित जी, ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। एक इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से भी कम नहीं। जिन लोगों ने राफेल में घोटाला किया, रक्षा सौदे में, जिन लोगों ने इस देश के अंदर व्यापम घोटाला हो, जल जीवन मिशन का उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों का घोटाला, घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है भाजपा के नाम पे। क्या करते हैं ये लोग? कोई कार्रवाई की है आज तक? आपकी पार्टी दूध की येदुरप्पा को जो एक भ्रष्टाचारी के रूप में हटाया गया इनकी पार्टी के द्वारा, उसी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। आप कह रहे हैं भाजपा क्या खराब है? आम आदमी पार्टी दूध की धुली है। बिल्कुल है। कैसे है दूध की धुली? 100% है। मैं कहता हूं 50 एग्जांपल मैं गिना सकता हूं। 400 सुंगलू। आपके एक विधायक पकड़े गए जी। राशन कार्ड बनवाने का कारण आपको पता ही होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है किन परिस्थितियों में देखा गया उनको। और भी तमाम लोगों के एग्जाम्पल सामने आए। हटाया ना हमने। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई आपने माना ना। हमने ये कहा कि हमारी सुमित जी, हम ये मैं सुमित जी ये कह रहा हूं, हमारी पार्टी में, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत व्यक्ति आ नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति गलती करेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने कही, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा उत्पीड़न झेलने वाली पार्टी और नेताओं की अगर आप सूची बनाएंगे तो आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे आपको मिलेगी। बीजेपी क्यों डरती है आपसे? आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी डरती है? पता नहीं। आपका सबसे अधिक उत्पीड़न आपका हो रहा है उनसे, या तो आप सबसे अधिक करप्शन कर रहे हैं, या सबसे अधिक आप करप्शन साबित करिए ना भाई। आप मुझे बताइए, 1 मिनट सुमित जी, मैं अभी एक मामला याद आ गया। इन्होंने कहा, साहब मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की बिल्डिंग में भारी रिश्वत खा ली, बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। आपने वो केस देखा? 3 साल पहले एसीबी को शिकायत दी है बीजेपी के 2 नेताओं ने। 3 साल पहले किसी थाने में आप दरखास्त देते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद कम से कम थानेदार बेचारा जगता है कि चलो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। 3 साल के बाद वो एप्लीकेशन अब फॉरवर्ड की गई है कि इसकी जांच करो। इसको आप उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? ऐसा क्यों कर रही है? इसको आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? जब आपकी पार्टी शुरू हुई थी, रोज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यूपीए के मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, कहते थे इस्तीफा दो। आपका मंत्री आज गिरफ्तार है, अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर मंत्री सही कारणों से या उसके खिलाफ कुछ भी मिला होता तो इस्तीफा देने से पहले उन पे कार्रवाई केजरीवाल जी करते। संजय जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं और इसको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न्यायालय में मामले चलने दीजिए। जैसे सीबीआई को मजबूर होकर 5 साल के बाद ये कहना पड़ा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है,
उसी तरीके से ईडी को कहना पड़ेगा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई संजय साक्ष्य जी, नहीं है, संजय क्योंकि जी, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। संजय जी, पहले मंत्री अगर गिरफ्तार होते थे, केस होता था, तुरंत इस्तीफा होता था। तो क्या ये नई राजनीति है आपकी, जिसमें कि मंत्री जेल में रहेगा लेकिन मंत्री बना रहेगा? फिर तो जब चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पे छापा मारा गया तो केजरीवाल जी का इस्तीफा हो जाता। गिरफ्तारी की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको संगीता जी पूछ तो रहा हूँ, केजरीवाल जी का इस्तीफा हो जाता, मनीष सिसोदिया के घर पे छापा हुआ तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो ले जाता। जा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना की कार्रवाई पे हम इस्तीफा देने लगेंगे तो हमारी पूरी पार्टी साफ हो जाएगी। तो ये भी नई राजनीति है। 22 एमएलए को चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के इशू पे, और वही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दूसरे राज्यों में बने हुए थे। ये जवाब आप सुमित के सवाल में दे चुके हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये सही है कि गिरफ्तारी के बावजूद वो मंत्री बने रहे, और ये सभी पार्टियों के लिए आपको एक्सेप्टेबल होगा? कोई भी पार्टी अगर दुर्भावना से पूर्ण अगर कार्रवाई है तो निश्चित रूप से हमारा स्टैंड 100% सही है। और इस मामले में मैं फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और उनके खिलाफ की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण। एक मुद्दा तो है पंजाब का जुड़ा हुआ और एक मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति से। तो पहले मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करना चाहूँगा, पंजाब पर भी हम आएंगे। वो ये कि ज्ञानवापी को लेकर इतना बड़ा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी जो सर्वे कमेटी गई थी। आप मानते हैं कि जो दिख रहा है सामने वो शिवलिंग है, फव्वारा है? क्या मानते हैं आप? देखिए, सभी दलों ने ये पक्ष रखा है, सभी हिंदू पक्षकार हों, मुस्लिम पक्षकार हों, उनके भी ये बयान आए कि न्यायालय में जो मामला है उसमें न्यायालय का फैसला आने दीजिए। आप न तय करने वाले होते हैं, न मैं तय करने वाला होता हूं, वो न्यायालय उस पर जो अपना फैसला देगा उसको सबको मानना पड़ेगा। और अभी राम मंदिर के मामले में सबने माना न्यायालय का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया। दूसरी बात, ये तस्वीरें तो आज दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की गई वो नहीं दिखाई गई। 500 लोगों पे FIR हुआ अयोध्या में, और मैंने यात्रा निकाली थी अयोध्या से लेकर काशी तक। सैकड़ों मंदिर काशी में तोड़े गए कॉरिडोर के नाम पे, पुराने मंदिर, शिवलिंग तोड़े गए। शिवलिंगों को थाने में और कई ऐसी जगहों पे देखा गया। उस समय ये औमुक्तेश्वरानंद जी, उस समय भी इन्होंने अनशन और आंदोलन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर तोड़वाए, योगी जी के राज में अगर मंदिर तोड़ा जाए तो उस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठेगा। कोई अगर सवाल उठाता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर मुकदमे किए जाएंगे। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने अयोध्या से लेकर काशी तक कि काशी में मंदिरों को ना तोड़ा जाए, पुरातन मंदिरों को, इसके लिए यात्रा निकाली थी और उस पर FIR हुई है मेरे ऊपर। सरकार का तो बीजेपी जो है वो उनका जीर्णोद्धार करके उनको दोबारा जगह दे दी गई। हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार बीजेपी बन जाती है। देखिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, विपक्ष इन मुद्दों से भागता है, यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो धर्म के विषय पर बात करने से भागता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वॉक ओवर है, जिसको हम नहीं करने देंगे। हम उनसे चर्चा चाहते हैं, आइए प्रभु श्री राम के जीवन पे चर्चा करते हैं। तो फिर आप ही बताइए, आइए कृष्ण के जीवन पे चर्चा करते हैं। विपक्ष का एक दुनिया के तमाम देशों में मैं गया, जहां जाइए आपको भगवान कृष्ण का मंदिर मिल जाता है। कृष्ण का संदेश क्या है पूरे जीवन का? भगवान कृष्ण का संदेश प्रेम का संदेश है। उसको क्यों नहीं मानते ये लोग? तो 1991 के एक्ट को रिपील कर देना चाहिए ना, आप भी यही कह रहे हैं ना, धर्म के संरक्षण के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि धर्म के अंदर डिमांड उठने लगी। मैं ये कह रहा हूं कि धर्म के अच्छे पक्ष पे चर्चा कीजिए, उसके नाम पे झगड़े मत कराइए। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना हो तो मंदिर में जाके हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा करो। भाजपा ही कह रहे मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। कहाँ लिखा है भाई, बताइए हमें। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हम? क्यों पढ़ेंगे मस्जिद में हनुमान चालीसा? हमारे मंदिर नहीं है। तो ये जो एक दुर्भावना फैलाने का, नफरत फैलाने का, हिंदू धर्म को पूरे दुनिया में बदनाम कर रही है बीजेपी। बहुत से मुद्दों पर बीजेपी के जो विवादित मुद्दे रहे उन पर सपोर्ट किया। 370 को जैसे हटाया तो आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि काशी में और मथुरा में भी हमको वो जगह चाहिए, कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान बाबा की जगह। तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? तो भागवत जी की बात क्यों नहीं मानते भाजपाई? भागवत जी की बात मान लेना। भागवत जी कह तो रहे हैं कि हमको हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए।
भागवत जी से जाके पूछें, उनके खिलाफ आंदोलन करें, या दोनों लोग कहें कि आरएसएस और बीजेपी अब अलग अलग हो गई है। इनमें आपस में तय नहीं होता क्या कुछ? भाजपा क्या कह रही है और आरएसएस क्या कह रही है, इसको आप अलग मानते हैं क्या? आप अपना मैंने बताइए तो ना। आपके टीवी चैनल्स पे जब भी बहस देखी है, कोई आरएसएस वाला आता है, वो बीजेपी से बड़ा प्रवक्ता बेचारा बना रहता है। आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि मतलब देश आम आदमी में, पार्टी की। हमारी राय है कि देश में किसी भी ऐसे मुद्दे पर विवाद करके देश का माहौल बिगाड़ना गलत है। जो मामले न्यायालय में है वो उसको न्यायालय से तो आदेश आने दीजिए। 1991 का एक्ट जो लाया गया था, 1947 से लेके कोई भी धर्म स्थानों में परिवर्तन नहीं होगा, वो रहना चाहिए या उस पर रिपील करने का वक्त आ गया, उस पर मंथन करने का वक्त हो गया? वो हाँ, इसीलिए वो पूछ रहा हूं। पार्लियामेंटेरियन से पूछ रहा हूं। वो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला है। आप कह रहे हैं कि संजय सिंह उस पर अपनी राय आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो गलत है या पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया गलत है। ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मुझे थोड़ा उसमें वक्त लगेगा देखने में क्या राकेश जी कर रहा है। सवाल पूछना चाहें। अभी आपने एक बात कही कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं होना चाहिए और विवाद को खत्म करना चाहिए, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जहां प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? और मुझे लगता है वो स्थल हिंदुओं को सौंपने से ये विवाद खत्म हो जाएगा और उन पार्टियों को अवसर नहीं मिलेगा राजनीति करने का जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसका अंत कहाँ है, और जो चीज मोदी जी के पास होती है उसमें वो साफ मना कर देते हैं। प्राचीन मंदिरों के अवशेष और तेजो महल की बात तो तमाम हिंदू संगठनों ने और भाजपाइयों ने ताजमहल में भी किया। पूरी दुनिया में सबसे 8वें नंबर का आश्चर्य, विश्व का 8वें नंबर का आश्चर्य हम लोग ताजमहल को बताते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं वहां पे मंदिर था, तेजो महल था, और मोदी जी ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि नहीं साहब, ये तो हमारी धरोहर है, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। उन पे कोई आंदोलन नहीं करेगा, उन पे कोई आंदोलन। पुरातत्व विभाग ने एफिडेविट लिख के दिया कि नहीं, ये सारे दावे झूठे हैं। फिर आ जाइए कुतुब मीनार की बात, वहां पे कह रहे हैं साहब विष्णु मंदिर है। भाजपा संगठनों ने और तमाम लोगों ने आंदोलन किया उसको लेके। वहां जहां फंसने की बात आई, तुरंत वहां मोदी जी की संस्था पुरातत्व विभाग जो उनके अंदर आ रहा है, उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया, नहीं साहब ये सारे दावे गलत हैं। तो जहां आपके डायरेक्ट फंसने की बात है वहां तो आप कन्नी काट के भाग लेते हो। जहां लड़ाने झगड़ाने की बात है वहां आप लड़ाने झगड़ाने पे चुपचाप बैठे रहते हैं। मेरा अपना मत आप पूछना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं। अगर किसी चीज की मंदिर है या मस्जिद है और उसके किसी पुराने साक्ष्य के आधार पर कोई दावा कर रहा है कोई भी पक्ष, वो मामला न्यायालय में है, तो उस पर किसी राजनेता को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय से फैसला आने दीजिए। कह रहे थे ना कि मंदिर है वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़िए, मस्जिद में जाके क्यों? अरविंद जी जो हैं वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, चैनलों पे भी पढ़ रहे थे, पार्कों में भी पढ़ रहे थे। सवाल ये है कि हम कहीं भी हिंदू धर्म के लोग जाकर के अगर हनुमान चालीसा पढ़ लें तो आपको ऐतराज़ है, लेकिन नमाज अगर सड़क पे पढ़ी जाए तो कोई ऐतराज़ नहीं आपको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ना है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बताइए ना मुझे। आप आधा देख ही नहीं रहे हैं। हाँ। आपने कहा मस्जिद में नहीं पढ़ना, ठीक है, सड़क पे आदमी हनुमान चालीसा पढ़ लेगा, लेकिन नमाज जो है वो क्या सड़क पे पढ़ सकते हैं? वो जायज़ है? अब भाई ये उनके धर्म की मान्यता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ने में आवागमन में बाधा हो रही है तो आप हटा दीजिए, कह दीजिए भाई सड़क पे नमाज नहीं होगी। और जहां जहां अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया, मैं तो नहीं सोचा कि कहीं एक भी विवाद किसी तरफ से नहीं आया, कहीं नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने मंदिरों के भी लाउड स्पीकर निकलवाए, मस्जिदों के भी लाउड स्पीकर निकलवाए, 57,000 लाउड स्पीकर निकलवाए, कहीं आपको एक भी विवाद सुनाई पड़ा? अच्छा काम किया योगी जी ने, ठीक तारीफ काम कर किया। रहे हैं, हाँ बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं। हेडलाइन दे रहे हैं आप। बिल्कुल। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, सिर्फ इसलिए कि आम सहमति से दोनों कार्य हुए, मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकाले गए। ये निष्पक्षता दिखती है इसमें कोई तारीफ करने वाली या कोई इसमें पॉलिटिकल एंगल खोजने की बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि ये काम शांति से हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे झगड़े हों। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से आवागमन बाधित हो रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। आम आदमी पार्टी जब से राजनीति में आई उसको हमेशा अफसोस रहा है कि हमारे पास कोई पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली तो आधा या आधे से भी कम राज्य है, बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पर सरकार चलाने में। लेकिन पंजाब तो पूर्ण राज्य है और आपकी एक असाधारण वहाँ जीत भी हुई जिसकी सब लोग प्रशंसा भी करते हैं।
लेकिन जब से सरकार बनी है पंजाब में, तब से ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार की जो ग्रिप है वो प्रशासन के ऊपर ठीक से है नहीं। ऐसा लग रहा है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। पंजाब की सरकार भ्रष्टाचार रोकने पे, कानून व्यवस्था ठीक करने पे काम कर रही है। मैं समझता हूँ ये एक सराहनीय कार्य है सरकार का, वहाँ भगवंत मान जी की सरकार का, पंजाब की सरकार का। और घटनाएं जो हुई हैं, बहुत बड़ी घटना है सिद्धू मूसावाले की हत्या, उससे हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन कौन से लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिन्होंने उस व्यक्ति के जिंदा रहते हुए किस किस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, अगर मैं आपके चैनल पे बोलने लगूं तो शर्म आएगी उनको, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी पार्टी। कांग्रेस में रहते हुए भी जाखड़ साहब ने सिद्धू मूसावाले की जब ज्वाइनिंग हुई थी कांग्रेस में, तमाम ऊटपटांग बातें बोली थी। तो आज राजनीति करने का मौका मिला है, वो उसको उठाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वो हम बड़ी घटना मानते हैं और ये मानते हैं कि उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जल्द ही उस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उससे बड़ी घटना संजय जी ये है, आपने उनका दूसरा प्रश्न छूट गया, आप अरेस्ट नहीं कर पाए। अभी तक जो कल्प्रिट है उसका नाम तक सामने नहीं आ पाया है। नहीं, 6-7 मास्टरमाइंड कौन है पता नहीं चल पाया। 6-7 गिरफ्तारियां। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पंजाब पुलिस क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब पुलिस नहीं कर रही। पंजाब पुलिस 6 गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, और भी इस पे कार्रवाई हो रही है और पूरा मामला खुलेगा सामने आपको। संजय जी, सिद्धू मूसावाला की किलिंग का मामला कोई छोटा मोटा मामला है नहीं, तो मैं आपको इस मामले पे बच के निकलने तो नहीं दूंगा। आपने कहा कार्रवाई होगी, आपको पता चल जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी को ये कुशल एडमिनिस्ट्रेशन का मापदंड क्यों बना दिया आप लोगों ने? क्यों ना इस किलिंग के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्यों ना आपकी सरकार को दोषी ठहराया जाए? क्या आप लोगों ने कोई सिक्योरिटी रिव्यू कराया था? और अगर कराया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इतनी लचर रिव्यू कि आप लोगों ने 4 दिन पहले आई सरकार ने एक ऐसे रिव्यू पर भरोसा किया कि सिक्योरिटी विड्रॉ कर दिया और नतीजा सामने, वो इंसान अब जिंदा नहीं है। पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मुझसे ज़्यादा अच्छी लिस्ट आप जानते होंगे, जिन्होंने सिक्योरिटी को सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस सिंबल बना रखा था, और आप उसकी पड़ताल में जाएंगे तो मिल जाएगी वो बातें। सिद्धू मूसावाले जी के पास खुद की अपनी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, 2 उनके पास पंजाब पुलिस के कमांडो थे, लेकिन दुर्भाग्य से घटना के वक्त दोनों नहीं था। ना तो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ना वो दोनों पुलिस के कमांडो थे। शायद वो उसके जवाब में कार्रवाई कर पाते अगर साथ में होते तो। इन सारे पक्षों की जांच होगी और तब जांच हो रही है और पता चलेगा कि इसके पीछे क्या सच्चाई है, कैसे ये घटना अगर हुई। व्यापक रिव्यू कर लिया होता, जो लोगों की सिक्योरिटी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, इस किलिंग को रोका जा सकता था संजय जी। जो एक यंग आर्टिस्ट, देखिए आपके मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि सिक्योरिटी रिव्यू तो आपकी बड़ी लचर रही। रिव्यू करने के बाद मैं रिव्यू करने के बाद पोस्टर छाप दिया कि हमने इनकी रिव्यू सिक्योरिटी हटा ली है, उसमें नाम लिख दिया आपने सिद्धू मूसेवाला का। ये कहां तक जायज है? उसकी भी जांच हो रही है, उसकी भी पता चलेगा कि कैसे वो लिस्ट आउट हुई। मैं ये कह सकता हूं आपको कि सिक्योरिटी हटाने का जो फैसला था उस वक्त इसकी सराहना हुई। लोगों ने कहा कि भाई पंजाब की जनता की सुरक्षा के बजाय चंद लोगों की सुरक्षा में इतनी फोर्स लगी हुई है, अगर उसको घटाया जा रहा है और लोगों की सुरक्षा के लिए उस पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एक ठीक फैसला है। अब ये घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण, इसको मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है और हम सब लोगों को इससे भागने के बजाय इसमें जो कार्रवाई करने की जरूरत है वो करेंगे। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जिन्होंने वो पोस्टर छापा, जिन्होंने उसको पब्लिक डोमेन में डाला, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। संजय जी, होगी कार्रवाई, होगी, पक्का होगी। कातिल नहीं हमारी प्रशासनिक लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार वो नहीं है, इसीलिए तो अभय दुबे जी हमारी वो सरकार नहीं है कि 3 साल बाद जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करे। आप देखिएगा इसमें कार्रवाई होगी। हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा हम सबने देखा। किस यूपी में, गोवा में, उत्तराखंड में बड़े उम्मीदों से गए, आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप फिर रिपीट नहीं, मैं इसलिए सुनिए ना, मैं इसलिए अब आप फिर रिपीट करवाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक भाजपा यहाँ होता क्यों उम्मीद है कि हिमाचल में और गुजरात में आप अच्छा कर लेंगे? देखिए, एक सेकंड, 2 महीने पहले चुनाव खत्म हुए, आप तो प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश के। मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में भी हमारा परफॉर्मेंस खराब रहा, गोवा में, उत्तराखंड में अपेक्षा के अनुरूप हमारा परिणाम नहीं रहा। ये मैं स्वीकार करता हूँ। डेमोक्रेसी में आप जो कुछ सामने आएगा उससे भाग थोड़ी सकते हैं। लेकिन वहीं पंजाब भी है। पंजाब में
92 सीटें हमें मिली, 54 जगहों पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की जमानत 54 सीट्स के ऊपर जब्त हुई है। आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। 19 का चुनाव हुआ आंध्र प्रदेश का, 19 के चुनाव में सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी। मेरे ख्याल से 173 या 183 जितनी भी सीटों पे लड़ी, सारी की सारी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई। 0.86% वोट मिला, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वहां पर गए थे प्रचार करने। आप अपने कठिन सवालों का जवाब दीजिए ना कि यूपी में आप क्यों ऐसे रह गए, उत्तराखंड में क्यों रह गए, गोवा में क्यों रह गए। ठीक, सुनते हैं। मैं तो इसको स्वीकार कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में हालांकि हमारी 2 सीट आई एक सुदूर राज्य में, तो हमारी परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, तो मैं मान रहा हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, 8-10 सालों में एक पार्टी आज इस मुकाम पे पहुंची है कि 2 राज्यों में हमारी सरकार है। हिंदुस्तान की चौथी पार्टी है हम इस वक्त। और आज़ादी के बाद अगर आप 89 का उदाहरण छोड़ दें और 77 का उदाहरण छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से 2 राज्यों में पार्टी सरकार बनाने वाली हमारी बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बाद चौथी पार्टी है। ये आप एक से बढ़ के 2 राज्यों में आए हैं, ये तमाम इतिहास का विषय और ये रिकॉर्ड है, इसमें कोई सानी नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप भी बीजेपी के उस प्लान के हिस्से हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। आप कांग्रेस के बिना पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान करने के लिए किसी दूसरी पार्टी की जरूरत है? जिस पार्टी के अंदर G23 बना है लड़ने के लिए कि हमें आपस में झगड़ा करना है G23 बना के, उसको नुकसान आम आदमी पार्टी कर रही है। ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी का बेहतरीन एग्जांपल है। वही तो मैं पार्टी के अंदर अंतर विरोध भी हो, साथ वही भी मैं चल रहे बता रहा हूं कि सिद्धू साहब उनके नेता थे, उनको आप दलाई लामा जी के साथ बैठाल दीजिए, 6 हफ्ते में लड़के दिखा देंगे, वो उनमें भी कमी निकाल देंगे। लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी है, वो तो सीधे सीधे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपकी पार्टी भी आज उनके कार्यक्रमों में जाती है, लेकिन विधानसभा के अंदर तो आपके नेता उनके ऊपर हंस रहे थे, उन पे जो फिल्म बनी उनकी दुर्दशा पे। देखिए, उस समय भी जो उन्होंने कहा था और आज भी जो मैं कह रहा हूँ, आपने कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक फिल्म बनाई और उसके लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों ने रो रो के प्रचार किया, इस फिल्म को देखो, इस फिल्म को देखो। अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारी पार्टी ने कहा कि भाई उनके दर्द को कैसे दूर करोगे, इस बारे में सोचो, इसकी योजना बनाओ। उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनका उत्थान कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा, उनको कैसे आप सपोर्ट देंगे। आपने तो देखा ना कि 23 मई को चिट्ठी दिया था रजनी बाला ने कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए, बावजूद इसके उनको उन्हीं जगहों पर रखा गया जहां पे उनके जीवन को खतरा था, उनकी आशंका थी। बाद में हत्या हो गई, राहुल भट्ट की हत्या हो गई, विजय कुमार एक बैंक मैनेजर की हत्या हो गई राजस्थान के। तो अब इन सवालों पे अगर बीजेपी ये सोचती है कि हम चुप रहेंगे, मोदी जी भी नहीं बोलेंगे और उनकी पार्टी चुप रहेगी, खामोश रहेगी, तो ये तो ठीक बात नहीं है। दिल्ली के दूर इलाकों में, जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर आपने 500 स्कूल खोलने का वायदा करा था, शायद एक भी आपने खोला नहीं है आज तक। और जब हमने देखा सेकेंड वेव कोविड का आया, आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आप सत्येंद्र जैन की काफ़ी वाहवाही करते हैं उसके लिए। मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली एक ओपीडी सेंटर है जहाँ की कुछ घंटों के लिए डॉक्टर्स बैठते हैं। आपने वायदा किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का, जहाँ के बेड्स होते, अगर वो चीज़ें होती सेकेंड वेव कोविड में तो कई लोगों की जानें बचती। आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्यों नहीं बनाया और ग्रामीण इलाकों में क्यों नहीं बनाया? इन चीज़ों पर आपका क्यों नहीं ध्यान जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है हमारा, वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स भी बैठते हैं, दवाएं भी निःशुल्क मिलती हैं और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड और साथ कुछ और जो टेस्ट हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर सवाल है। सुन तो लीजिए आप, ओपीडी तो चल रही है, तो खुद ही बोल रहे हैं सर। बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स भी दिल्ली के अंदर बने, बुराड़ी में बना 800 बेड का हॉस्पिटल बना, कई हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बने हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि 22,000 नए कमरे हमने बनाए। सुमित जी, आप जानते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आपसे लोग अपेक्षा करते हैं, आप उसको करके दिखाइए, लेकिन जो अधिकार हमारे पास नहीं है, आप उस पर हमसे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब हम कैसे दे पाएंगे? तो आपने वादा क्यों किया था? एमसीडी को अगर कूड़े की सफाई करनी है तो एमसीडी को कूड़े की सफाई करनी होगी, वो तो हम नहीं कर सकते जाके। लैंड हमारे पास नहीं है, नए स्कूल बनाने के लिए हमें जमीनों की जरूरत होती है। तो ये वादा क्यों किया था? जब आप वादा कर रहे थे तो पता था ना कि लैंड हमारे पास नहीं है। नहीं, हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये वादा क्यों किया आपने?
तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो आपको कभी भी स्कूल नहीं बनाने देगी? ये सोच के मैं कहना चाहता हूं कि आपने सोचा ही नहीं। मैं ये सोच के राजनीति करूं। 22,000 नए कमरे दिल्ली में बने, यहाँ के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उदाहरण आज पूरी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया का बनाया हुआ स्कूल देखना है। आप मुझे बताइए, अगर हमारे सरकारी स्कूल इतने खराब हैं तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी देखने आते हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी देखने आते हैं, दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि भी आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी आते हैं देखने। मैं कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ। आखिर में हमारी एक रिवाज है इस शो का, हम एक राउंड खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड। 2 ऑप्शन देता हूँ, एक को विकल्प के तौर पे आपको चुनना पड़ता है। तो पहला सवाल मेरा आपसे है संजय जी, देश की राजनीति में इस वक्त किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की? मुझे लगता है दोनों की ज़रूरत नहीं है। दोनों की ज़रूरत नहीं है इस देश को, क्योंकि दोनों से जो अपेक्षाएं और उम्मीद है इस देश के लोगों को, एक से 8 साल में हमने देख लिया वो उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बात हो। जो अपेक्षाएं प्रधानमंत्री जी से थी उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। लोगों के व्यापार खत्म हुए हैं इस देश में। ठीक है। और राहुल गांधी जी से कोई अपेक्षा अब धीरे धीरे लोगों की खत्म ही होते जा रही है। अगर अगला सवाल पूछ रहा हूँ, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होते तो क्या ये जो 3 महीने में घटाई घटनाएं वो नहीं होती, हाँ या ना? देखिए, ऐसा है कि ये कोई दावा नहीं कर सकता। भगवंत मान जी अच्छा काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों सरकारें हमारी बेहतरीन काम करके दिखा रही हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि 3 महीने में जितना काम भगवंत मान जी ने किया है, वो चाहे रोजगार से संबंधित हो या किसानों से संबंधित हो या एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको 24 घंटे में उन्होंने ख़त्म किया, वो उनकी राजनीतिक कुशलता का प्रतीक है। तो ये कहना कि कोई जो अपेक्षाएं थी लोगों की उससे कहीं अलग सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ज्ञानवापी मामले का हल क्या है, आपसी बातचीत या फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार? आपसी बातचीत से समाधान सबसे अच्छा विकल्प है, वरना समझौता नहीं हो रहा है तो कोर्ट ही माध्यम है। लेकिन इस पर कोई झगड़ा, लड़ाई, विवाद बाहर करना ठीक नहीं है। देश के स्तर पर आम आदमी पार्टी का दुश्मन नंबर 1 कौन है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? जो सत्ता में होता है लड़ाई उसके खिलाफ ही होती है। कांग्रेस ना अभी सत्ता में है, ना आने वाले दिनों में सत्ता में दूर दूर तक आने वाली है। जिन राज्यों में उनकी सत्ता होगी उनसे लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान में हमारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या संजय सिंह की पार्टी कांग्रेस पार्टी से समझौता कर सकती है बीजेपी को हराने के लिए? केजरीवाल जी ने कहा है इस देश की जनता से हमारा गठबंधन है, अभी हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी में कई बड़े दिग्गज चेहरे थे जो चले गए बाहर, क्या वो वापस लौट सकते हैं? मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो प्रशांत भूषण जी का नाम है, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो योगेंद्र यादव जी का नाम है, आशुतोष जी का नाम है। एक नाम मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। नहीं, वो आप जानबूझ के छोड़ रहे होंगे, लेकिन वो अलग से पूछूंगा, उसकी एफआईआर अलग होगी। वो लोग समझ भी रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसमें मैं कोई अकेले फैसला लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उसके बारे में तो पार्टी ही निर्णय लेगी। और जिन लोगों के नाम आपने लिए उनकी इच्छा क्या वापसी की है, ये इस पे भी निर्भर करता है। अन्ना हजारे को क्यों भूल गए आप लोग? बिल्कुल नहीं भूले। अन्ना जी ने स्वयं कहा कि हम राजनीति के रास्ते पे नहीं जाएंगे, और उस समय की जो परिस्थितियां थीं उसमें हमने ये जो फैसला लिया राजनीति में जाने का, और एक सफल प्रयोग हिंदुस्तान की राजनीति में करके हमने दिखाया। 13 का चुनाव जीते, 15 का जीते, 20 का जीते, तो और अच्छी सरकार चला के हम दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला हम लोगों ने भी लिया। अन्ना जी के प्रति पूरी श्रद्धा है, सम्मान है उनके प्रति, उनका अपना निर्णय है। उन्होंने एक सामाजिक जीवन बिताया अपना पूरे, उसके लिए उन्होंने तय किया कि हम राजनीति के रास्ते पे नहीं जाएंगे। ये उनका फैसला है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी किससे ज़्यादा घबराती है, नरेंद्र मोदी जी से या कुमार विश्वास से? किसी से नहीं घबराती। घबराने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप कुछ गलत नहीं किए हैं तो घबराएंगे किससे?
और काहे के लिए घबराएंगे? आप अगर राजनीति में हैं, आप पे आरोप लगेंगे, आप जेल भी जाना होगा, आपको मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। 23 मुकदमे किए बाबा जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह लगा दिया, एक दिन में 9 FIR की, फिर भी लड़ता रहा। तो घबराने का तो कोई सवाल नहीं है, घबराएंगे क्यों? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमें बात करने के लिए समय दिया आपने, हम सबके सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देखते रहिए